गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1। तो ये है हमारे कंटेंट्स जिसमें 10 चैप्टर्स है और ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर है ये है पेपर 1 में और नेक्स्ट 5 चैप्टर जो है ये है पेपर 2 में। तो फ्रेश वाटर फिश कल्चर का हम पेपर चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ पेपर 2। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिश, आर्टिफिशियल फीड्स एंड देयर कंपोजिशंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन फीडिंग एंड ग्रोथ। और जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है फिश ग्रोथ इन पॉन्ड एंड ग्रोथ रेट ऑफ कल्टिवेबल फिश। तो ये जो 2 टॉपिक है ये रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से, इसीलिए हम ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन. Fish nutrition is one of the important aspects of fish culture. All the metabolic activities are depend upon nutrition. तो फिश न्यूट्रिशन है जो है, तो फिश कल्चर जब हम करते हैं तब फिश न्यूट्रिशन को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला गया है, क्योंकि जो फिश की जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड होती है, न्यूट्रिशन पे। अगर उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा फूड मिलता है, तो जो हमारी कल्टिवेबल फिशेस है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और वो जल्दी अच्छी तरीके से डेवलप होगी। टू प्रोवाइड हाईली न्यूट्रिशनल फूड टू द फार्म फिशेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटर जॉब ऑफ मैनेजमेंट। तो जब हम लोग फ़िश कल्चर करते हैं तो हमें सब कुछ वहाँ पे मैनेज करना होता है। उनको वो पानी वाटर से लेकर उनके फीडिंग हैबिट्स तक, उनकी फीडिंग हैबिट जान के उन्हें किस तरीके का हमें फूड देना है, प्रोवाइड करना है, ये भी हमें वहाँ पे मैनेज करना होता है। तो उन्हें हाईली न्यूट्रिटिव फूड हम कैसे दे सकते हैं, ये एक बड़ा जॉब है फिश मैनेजमेंट का, फिश कल्चर मैनेजमेंट में। नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिशेस इन द फार्म। तो अगर हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता हो तो उससे क्या हो सकता है, जो हमारी फिशेस है, जो हम कल्चर कर रहे हैं फिशेस का, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी में भी हमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा अगर हम उन्हें अच्छा न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करें तो। फिश नीड्स प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल as well as energy for metabolic requirement and is obtained from their diet. तो फिश को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए वो काम आता है प्रोटीन, और उन्हें एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। और ये उन्हें कहाँ से मिलता है, उनके डाइट से मिलता है। जो वो फिश खाते हैं उसमें जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो बॉडी गेन करती है। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फिश इज़ डिपेंड अपॉन एनर्जी टू प्रोटीन रेशियो ऑफ द डाइट। तो प्रॉपर ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है, एनर्जी टू प्रोटीन रेशियो, मीन्स प्रोटीन से जो एनर्जी उनको मिल रही है, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा उतनी अच्छी उनको एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेंगी। तो ये सब उनके डाइट पे डिपेंड होता है। डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स इन फिशेस आर ड्यू टू डिफिशियंसी इन द न्यूट्रिशनल डाइट। तो जो फिशेस में डिसऑर्डर्स होती है, डिजीज़ेस होती है,
उन्हें फंगल डिजीज़ और बाकी डिजीज़ होती है और बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं उन्हें? बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी इन द न्यूट्रिशनल डाइट में। अगर डाइट में अगर अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर उसकी डिफिशियंसी है, तो फिर फिशेस में डिजीज़ और डिसऑर्डर्स पाई जाएंगी। इसीलिए हमको जो हमारी फिशेस है उनको अच्छा न्यूट्रिटिव फूड देना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट फिश प्रोडक्शन। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर होती है, अगर न्यूट्रिएंट कम जाते हैं हमारे फिशेस को खाने में, तो इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है? हमारा फ़िश प्रोडक्शन पे भी होता है। तो न्यूट्रिशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये न्यूट्रिशन फ़िश को कैसे दे सकते हैं? बाय द फूड, जो हम फूड उनको दे रहे हैं वो फूड की जो वो फूड में न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इन नेचुरल कंडीशन फिश ऑब्टेन देयर फूड अकॉर्डिंग टू देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट। अगर जब हम लोग नेचुरल कंडीशन की बात करें, पॉन्ड्स है, लेक्स है, उसमें जो फिशेस होती है, तो वो फिश अब उनका जो फूड है वो कहाँ से ऑब्टेन करती है? फ्रॉम देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट। तो जो भी फूड वहाँ पे अवेलेबल होता है, जो वाटर बॉडी है, उसमें नेचुरल फूड जो अवेलेबल होता है, तो अपने फूड हैबिट और फीडिंग हैबिट के हिसाब से वो कंज्यूम करती है। इन कल्चर ऑल्सो दे ऑब्टेन फूड अकॉर्डिंग टू देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट। तो जब हम लोग फ़िश का कल्चर करते हैं, तभी भी जो फिशेस होती है वो जो फूड ऑब्टेन करती है, वो कैसे करती है? उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है उसके अनुसार करती है। तो देखते हैं, इंडियन मेजर कार्प्स आर जनरली हर्बीवरस। जो इंडियन मेजर कार्प्स होती है, जैसे कतला कतला है, लेबियो रोहिता है, तो ये जो हो गई, ये क्या है? इंडियन मेजर कार्प्स है, मीन्स इंडिया में पाई जाने वाली मछलियाँ। तो ये फिशेज जो होती है जनरली हर्बीवरस होती है, मीन्स किस पे? ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फीड करती है। सम ऑफ देम आर सरफेस फीडर। इनमें से कुछ सरफेस फीडर होती है, मीन्स जो पानी की लेवल होती है उसमें सरफेस पे फीड करने वाली, ऊपर की जो सरफेस होती है उस पे फीड करने वाली, मीन्स उसमें जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पे फीड करती है। एंड सम आर कॉलम फीडर। कॉलम मीन्स जो बीच में का एरिया है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो फिशेस होती है वो कैसी होती है? कॉलम फीडर होती है, मीन्स कॉलम वाले एरिया में, बीच वाले एरिया में फीडिंग करती है, ठीक है। तो सरफेस फीडर में एग्जाम्पल दिया है कतला कतला का, और कॉलम फीडर में लेबियो रोहिता का एग्जाम्पल दिया है। एंड रिमेनिंग सीरिनस मृगला आर बॉटम फीडर। तो सीरिनस मृगला जो फिश है वो जनरली बॉटम फीडर होती है, जो नीचे की सतह होती है, वहीं पे नीचे की लेयर में रहती है और वहीं पे वो फीडिंग करती है। दे कंज्यूम फूड अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीच एंड प्लेस इन द वाटर। तो वो फूड कैसे कंज्यूम करती है ये फिशेस? अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच मीन्स यही सरफेस फीडिंग हो गया, कॉलम फीडिंग हो गया और बॉटम फीडिंग हो गया। तो इससे क्या कहा गया है? इकोलॉजिकल नीचेस। तो जैसे कतला कतला है वो हमेशा सरफेस फीडर है, तो सरफेस पे ही फीड करेंगी। लेबियो रोहिता है तो वो कॉलम फीडर है, इसीलिए वो कॉलम की जो एरिया है वहाँ पे फीड करेंगी। और सीरिनस मृगला जो है वो बॉटम फीडर है, इसीलिए वो बॉटम पे फीडिंग करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीच एंड प्लेस इन द वाटर दे फीड ऑन देयर फूड। Concept of polyculture is depend upon utilization of various food available in the pond. तो पॉलीकल्चर मीन्स क्या होता है? जब हम लोग अलग अलग वैरायटी की फिशेस एक साथ कल्चर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पॉलीकल्चर। तो हमने इसके पहले फर्स्ट पेपर 1 में पढ़ा है मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर मीन्स सिर्फ एक ही तरीके की स्पीशी का कल्चर करना। तो जैसे कतला कतला एक फिश है, वैरायटी है, तो उसी का हम एक
वाटर बॉडी में कल्चर कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोकल्चर। और पॉलीकल्चर हम कब कहेंगे, जब हम अलग अलग टाइप की फिशेस को एक साथ हम लोग उसको कल्टीवेट कर रहे हैं तो तब हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीकल्चर। तो कंसेप्ट ऑफ पॉलीकल्चर इज डिपेंड अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस फूड अवेलेबल इन द पॉन्ड। तो पॉलीकल्चर का कंसेप्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फूड प्रेजेंट इन द पॉन्ड, जैसे फूड अवेलेबल है पॉन्ड में तो उस हिसाब से हम लोग फिशेस को उसमें कल्चर करेंगे। ठीक है, तो हम सारा जो फूड अवेलेबल है नेचुरल फूड उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अलग अलग फिशेस को उसमें कल्चर करके। इन इंडिया फॉर द कंजप्शन ऑफ मैक्रोफाइट्स ग्रास कार्प आर कल्चर एंड फॉर कंजम्पशन ऑफ माइक्रोफाइट सिल्वर कार्प आर कल्चर। तो इंडिया में क्या किया जाता है, फॉर द कंजप्शन ऑफ मैक्रोफाइट्स, मैक्रोफाइट्स मीन्स बड़े जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं उसे कहा जाता है, वो उसको उसके लिए हम लोग ग्रास कार्प का यूज़ करते हैं। तो ग्रास कार्प बहुत अच्छे से फीड करती है मैक्रोफाइट्स पे। तो और माइक्रोफाइट्स, मैक्रो और मैक्रो मीन्स बड़े जो एक्वेटिक प्लांट्स है और माइक्रोफाइट्स मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है उन पे सिल्वर कार्प फीड करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए मैक्रोफाइट्स पे जो फीड करती है ग्रास कार्प और माइक्रोफाइट्स पे जो फीड करती है वो सिल्वर कार्प, इन दोनों को साथ में कल्चर करते हैं। तो दोनों का फूड के लिए कंपटीशन नहीं होता सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, क्योंकि उनके फीडिंग हैबिट्स जो है वो अलग अलग है। इन द डिफिशियंसी ऑफ नेचुरल फूड सप्लीमेंट्री फूड और आर्टिफिशियल फूड इज सप्लाइड टू द फिशेस। तो अगर डिफिशियंसी हो जाती है नेचुरल फूड की तो हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री फूड देते हैं उन्हें। ठीक है, और आर्टिफिशियल फूड जो मार्केट में आता है वो हम लोग फिशेस को सप्लाई करते हैं। सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड ऑफ द फिशेस। तो सप्लीमेंट्री फूड से क्या होती है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है फिशेस की वो फुलफिल होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिश। अभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी है हमारी फिशेस की, उन्हें कैसे कैसे अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स उन्हें ज़रूरी है, तो ये सब हमें यहाँ पे दिया गया है। नेचुरल फूड constitutes an important source of nutrients for extensive culture, semi-intensive and intensive culture. Supplementary or artificial food is required to meet our nutritional requirement of fishes. तो नेचुरल फूड में कौन से नेचुरल फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं और जिस पे एक्सटेंसिव कल्चर किया जाता है, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव कल्चर किया जाता है, तब उनको जो नेचुरल फूड से नहीं मिल पाता है वो हम सप्लीमेंट्री और आर्टिफिशियल फूड से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। फिश नीड 40% प्रोटीन, 20% फैट एंड 10% कार्बोहाइड्रेट इन देयर फूड कंटेंट। तो जो फिशेस होती है उन्हें 40% प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 20% फैट्स मिलना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए। तो ऐसा फूड उनको मिलना चाहिए। वेयर एज फिंगरलिंग नीड्स 45% प्रोटीन, 6% फैट एंड 20% कार्बोहाइड्रेट। अभी देखो अलग अलग जो डेवलपिंग स्टेज है उसके हिसाब से उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनको अलग अलग लगती है। जैसे फिंगरलिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है 45% प्रोटीन, 6% फैट एंड 20% कार्बोहाइड्रेट।
Requirement of nutrients varies from species to species, state of growth, metabolic state, temperature and nature of available food. तो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। तो अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग तरीके का न्यूट्रिटिव वैल्यू लगता है। जैसे प्रोटीन अभी 40% बताया, तो कभी अभी फिंगरलिंग के लिए 45% बताया। तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। स्टेट ऑफ ग्रोथ, तो अभी फिंगरलिंग के लिए अलग बताया गया है, अडल्ट फिश के लिए अलग बताया गया है। मेटाबॉलिक स्टेट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ अवेलेबल फूड, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। कार्निवरस फिश हैव हायर ग्रोथ इफिशियंसी 29% देन हर्बीवरस फिश 20%। तो कार्निवरस फिशेज जो होती है उनमें हायर ग्रोथ इफिशियंसी बताई गई है 29% देन हर्बीवरस फिशेज में कितनी है? 20%. Condition factor reflects the state of well-being of the fish with regard to growth. तो condition factor is denoted by K. तो उसका फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले से हम लोग कंडीशन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कंडीशन फैक्टर अगर ज़्यादा होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे फूड अच्छे से अवेलेबल है, मीन्स फिश को अच्छी तरीके से फूड मिल रहा है। तो कंडीशन फैक्टर मीन्स क्या होता है कि उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छे से मिल रही है या नहीं। हायर के वैल्यू इज़ इंडिकेटिव ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन दी बॉडी, मीन्स अच्छे से फूड मिल रहा है तो एनर्जी भी अच्छे से बॉडी में स्टोर होंगी। तो हायर के वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिश इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर डिस्क्राइब एज फॉलो। तो हमको ये अभी डिटेल में आगे बताया गया है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिश इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसको हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स। फिश कंज्यूम्स प्रोटीन टू फर्निश अ continuous supply necessary for replacing worn tissue and for production of new tissue। तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन क्यों है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ताकि जो कंटिन्यू सप्लाई प्रोटीन का होता रहे, ताकि क्या होता है जो उनके बॉडी में वॉर्न टिश्यू है, जो खराब टिश्यू है, वो रिप्लेस होते हैं बाय न्यू टिश्यू। तो नया टिश्यू प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इनसफिशिएंट प्रोटीन इन द डाइट रिटार्ड्स ग्रोथ। अगर प्रोटीन अगर कम मात्रा में मिले, इनसफिशिएंट अमाउंट में मिले, तो फिर उनकी ग्रोथ जो होती है वो धीरे होने लगती है, रिटार्ड होने लगती है। देयर इज़ लॉस ऑफ वेट ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वाइटल ऑर्गन। तो जब हमें जो फिशेस है उनको फूड से जब प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो वाइटल ऑर्गन से प्रोटीन लेते हैं, और जिसके कारण क्या होती है, फिशेस का जो वेट होता है उसमें वेट लॉस होने लगता है। फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ 20-60% प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड। तो ऑप्टिमम ग्रोथ अगर हमें फिश में चाहिए तो हमें कितना प्रोटीन उनको खिलाना पड़ेगा? 20-60% अमाउंट उनको प्रोटीन हमको प्रोवाइड करना होगा। कार्प नीड 50% प्रोटीन इन देयर डाइट फॉर देयर मैक्सिमम ग्रोथ। तो जो कार्प्स होती है, ठीक है, जो इंडियन मेजर कार्प्स है, कतला कतला, लेबियोरोहिता, सीरिनस मृगला, तो ऐसी जो फिशेज होती है उनके डाइट में कितना प्रोटीन जाना चाहिए? 50% प्रोटीन जाना चाहिए, ठीक है। उनकी उससे क्या होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होंगी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट गोज डाउन टू अबाउट 40% आफ्टर 6 to 8 वीक। तो 6 से 7 वीक के बाद प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी डाउन हो जाती है। तो पहले हम लोग ने 50% प्रोटीन उनको दिया, अभी हमको कितना देना पड़ेगा? 40% प्रोटीन उनको देना पड़ेगा आफ्टर 6 to 8 वीक। हर्बीवरस फिशेस रिक्वायर्स मोर डाइटरी प्रोटीन फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ। तो हर्बीवरस फिशेज जो होती है उनको ज़्यादा प्रोटीन हमें देना पड़ता है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके।
amino acid requirement is different from species to species and the general range is from 10 to 15 gram per kg of feed. तो अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट जो होती है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफ़र करती है, अलग अलग होती है, ठीक है, जिसकी रेंज कितने से कितने बीच में है, 10 to 15 ग्राम पर केजी ऑफ फीड. द अमीनो एसिड सच एज आर्जिनिन, हिस्टेडाइन, इसोल्यूसिन, लॉसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनिलैनलिन, थेरोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन आर इसेंशियल अमीनो एसिड. तो ये जो सारे अमीनो एसिड्स के नाम हैं वो दिए गए हैं, वो सारी जो अमीनो एसिड है वो इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं. फिश कैन नॉट प्रोड्यूस दीज अमीनो एसिड एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन अफेक्ट ग्रोथ ऑफ फिश. तो फिश ये सारे अमीनो एसिड में से कोई भी अमीनो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसको फूड से ही ये सारे अमीनो एसिड प्रोटीन के फॉर्म में मिलते हैं. बट अगर इनमें से एक भी अगर उन्हें नहीं मिल पाता है तो उनकी ग्रोथ में चेंज आता है, मीन्स अफेक्ट होती है उनकी ग्रोथ. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फिशेस यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी and it depends on the source and level of carbohydrate. तो फिश कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करती है किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है. एंड इट डिपेंड ऑन सोर्स एंड लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो किस पे डिपेंड होता है कि कितनी एनर्जी वो यूज़ करेगी, वो जितना कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है, जो फूड वो ले रही है. कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन लोअर क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है, शुगर एंड देयर डेरिवेटिव्स में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कार्निवरस फिशेस डू नॉट डाइजेस्ट रॉ स्टार्च whereas herbivorous fishes like grass carp are having ability to digest fiber cellulose. तो कार्बिवरस फिशेस जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है रॉ स्टार्च को, जबकि हर्बीवरस फिशेज जो होती है उनमें एबिलिटी होती है कि वो फाइबर और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए. इन फिशेज 10 to 50% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनहांस ग्रोथ ऑफ फिश. तो फिशेज में 10 to 50% कार्बोहाइड्रेट अगर उन्हें उनकी फीडिंग से मिल रहा है तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है. एक्सेस carbohydrate are stored in liver and muscle as glycogen or convert into visceral और muscular fat. और अगर उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो अगर 10 to 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो वो स्टोर कर दिया जाता है उनके लीवर और मसल्स में एज ग्लाइकोजन और कन्वर्टेड इनटू वेसरल और मस्क्यूलर फैट, और बाद में जो कन्वर्ट होता है वेसरल और मस्क्यूलर फैट में. फैट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स. फैट्स एंड ऑयल आर द हाई एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस. फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो हाई एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस है. रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स डिपेंड अपॉन ऑन देयर डाइजेस्टिबिलिटी, क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट एंड लेवल ऑफ द फैट दैट फिश कैन टॉलरेट. तो फैट रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड होता है कि फ़िश वो किस तरीके से डाइजेस्टेबल करती है, कितने अमाउंट में डाइजेस्ट करती है, क्वांटिटी कितनी है, और अमाउंट ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड मीन्स ज़रूरी कितना है फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट एंड लेवल ऑफ द फैट दैट फिश कैन टॉलरेट. तो फैट की जो लेवल होता है वो फिश कितना टॉलरेट कर सकती है उस पर उसका रिक्वायरमेंट डिपेंड है. फिश नीड्स 4 to 18% फैट इन देयर फूड. तो उनके फूड में उनको 4 to 18% फैट होना ज़रूरी है. एक्सेस फैट अफेक्ट फिन, लीवर, बॉडी कलर, ग्रोथ रेट एंड इट में लीड टू मॉर्टेलिटी. तो अगर एक्सेस फैट हो जाता है तो उससे क्या होता है,
फिन्स अफेक्ट होते हैं, लीवर, बॉडी कलर, लीवर अफेक्ट होता है, बॉडी कलर चेंज होता है, ग्रोथ रेट भी उनका कम होता है, एंड इट मे लीड टू मॉर्टेलिटी, जिसके वजह से क्या हो सकता है, एक्सेस फैट के वजह से मॉर्टेलिटी भी हो सकती है फिशेस में। मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट ऑफ फिश, अगर फिश बहुत ज़्यादा मरते जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मॉर्टेलिटी। कन्वर्शन इफिशियंसी ऑफ फैट इज़ अबाउट 90%। तो कन्वर्शन इफिशियंसी कितनी होती है फैट की, 90% होती है। द फैटी एसिड एंड ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ फिश। तो फैटी एसिड और ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल जो होते हैं उनको लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करती है फिशेस। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन। The necessity and requirement of vitamin depend upon weight, weight gain, survival rate, tissue storage and other specific deficiency। तो विटामिन्स की जो नेसेसिटी है और रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड है, वेट गेन, सर्वाइवल रेट, टिश्यू स्टोरेज एंड अदर स्पेसिफिक डिफिशियंसी। विटामिन थायमिन पायरिडॉक्सिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ फिश। तो विटामिन में थायमिन, पैरिडॉक्सिन इम्पॉर्टेंट है जो कि फिश ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन ए, के एंड ई आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन सैल्मोनाइड्स। तो विटामिन ए, के एंड ई बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन सैल्मोनाइड्स। सैल्मोनाइड्स मीन्स फिशेस होती है, एक प्रकार की फिश स्पीशीज है। विटामिन डी इज ऑल्सो हैविंग ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट। तो विटामिन डी में भी ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट होता है जिससे ग्रोथ होती है फिशेस में अच्छे से। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द डाइट ऑफ फिश। तो विटामिन सी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बोला गया है इन द डाइट ऑफ फिश। व्हेन दे आर इन एक्सेस कॉज नर्वस एक्साइटेशन एंड लिमिटेड मस्कुलर मूवमेंट। अगर ये एक्सेस हो जाते हैं विटामिन तो उससे क्या होता है, नर्वस एक्साइटेशंस फिश में होती है और लिमिटेड मस्कुलर मूवमेंट की प्रॉब्लम उन्हें होती है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डाइट। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल अभी कैसा है, अभी मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में डाइट में उन्हें डालने पड़ते हैं, मीन्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में देने चाहिए। फिशेस आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देम, हेंस मिनरल्स हैव टू बी एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन डाइट। तो फिश उन्हें नेचुरली नहीं सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए हमें जो उनके डाइट होता है उसमें कम क्वांटिटी में हमें मिनरल्स भी देने हैं। मिनरल्स फ्रॉम बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर are also act as important cofactor of enzyme and also involves in life processes as a biological chemicals। तो बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर में जो होते हैं मिनरल्स के वो इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स उनको बोला गया है और वो लाइफ प्रोसेसेस में भी एज अ बायोलॉजिकल केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्मेटिक बैलेंस इज मेंटेन इन फिशेस थ्रू मिनरल आयन एक्सचेंज। तो जिससे क्या बना रहता है, ऑस्मेटिक बैलेंस बना रहता है, मेंटेन होता है थ्रू मिनरल आयन एक्सचेंज। मिनरल रिक्वायर्ड may be as elements such as calcium, phosphorus, potassium, chloride, sodium, magnesium, and as a trace element such as copper, cobalt, iron, iodine, manganese, selenium, zinc। तो मिनरल रिक्वायरमेंट में कौन से आपको एलिमेंट बताए गए हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम एंड ट्रेस एलिमेंट में कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज,
selenium, zinc. Then requirement of minerals in freshwater fishes is more than the sea water. तो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फ्रेश वाटर फिशेज में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सी वाटर फिशेज. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीड, मिनरल bulk elements such as Ca++ and phosphorus added in 1.5%. तो जब हम लोग आर्टिफिशियल फूड हम लोग बनाते हैं तो मिनरल्स में बल्क एलिमेंट डाला जाता है Ca++ एंड फॉस्फोरस जो कि 1.5% उसमें डाला जाता है. सोडियम क्लोराइड 0.3%. सोडियम क्लोराइड कितना डाला जाता है? 0.3%. अलॉन्ग विथ ट्रेस मिनरल मिक्सचर. उसके बाद ट्रेस मिनरल मिक्सचर उसमें डाला जाता है. कितना डाला जाता है? 0.1%. इट इज़ ऑब्जर्व दैट 6.5% डाई कैल्शियम फॉस्फेट और मोनोकैल्शियम फॉस्फेट व्हेन एडेड इन फीड गिव्स बेटर ग्रोथ इन इंटेंसिव फिश कल्चर. तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर 6.5% डाई कैल्शियम फॉस्फेट और मोनोकैल्शियम फॉस्फेट अगर फीड में मिलाया जाए तो वो बेटर होता है, अच्छा होता है इंटेंसिव फिश कल्चर के लिए. ट्रेस एलिमेंट इन फूड प्रमोट ग्रोथ एंड एनहांस सर्वाइवल रेट ऑफ फिश. ट्रेस एलिमेंट जब हम लोग डाइट में देते हैं तो उससे क्या होती है? ग्रोथ होती है फिश की अच्छे से और सर्वाइवल रेट भी फिश का बढ़ता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.